हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है बुजुर्ग ससुर जी के साथ वो रात। स्वरा और सूर्या अपनी छोटी सी गृहस्थी में सुखपूर्वक जी रहे थे। स्वरा की सास की मृत्यु को 2 साल हो चुके थे। तब से दोनों अपने गांव भी नहीं गए थे। सूर्या गांव से नौकरी की तलाश में जयपुर आया था और वहीं एक कंपनी में काम करते हुए 10 सालों के बाद उसने एक छोटा सा प्लॉट खरीदकर जयपुर में ही खुद का मकान बनवा लिया था, जहां नीचे 2 दुकानें थी और ऊपर उनका घर था। एक दुकान फिलहाल बंद पड़ी थी और दूसरी दुकान में स्वरा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। घर के पिछवाड़े की खाली पड़ी जमीन पर स्वरा ने कुछ फूल एवं सब्जियां के पौधे उगा रखे थे। सब कुछ ठीक ठाक था। बस सूर्या और स्वरा के आंगन में अभी तक किसी नन्हे मेहमान की आने की आहट नहीं हुई थी, जिसके कारण स्वरा थोड़ी उदास सी रहती थी। पहले तो सास उसका मनोबल बढ़ाती रहती थी, लेकिन सास की मृत्यु के बाद से वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी। एक रात खाना खाने के बाद स्वरा और सूर्या बिस्तर पर लेटे हुए थे। बाहर तेज बरसात हो रही थी और इधर स्वरा की आंखों भी लबालब आंसुओं से भरी हुई थी। सूर्या ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों से भरते हुए कहा, स्वरा तुम इतना परेशान क्यों होती हो? क्या हम एक दूसरे के लिए काफी नहीं है? स्वरा ने मुंह फेर लिया और रूधे गले से बोली, मेरे अंदर की ममता किसी छोटे बच्चे की अटखेलियां देखने, उसके कोमल स्पर्श को महसूस करने को तरसती है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो पुरुष हो ना। भावुकता तो स्त्रियों को ही शोभा देती है ना। कहते हुए स्वरा फपक फपक कर रोने लगी। सूर्या का मन पीड़ा से भर उठा। अपने बच्चों की बाल सुलभ शरारतों में अपना बचपन पुनः जीने की इच्छा तो उसे भी थी, लेकिन स्वरा को हिम्मत देने के लिए वो मजबूत बना रहता था। स्वरा के बिखरे बालों को कोमलता से सहलाते हुए वो भींगे स्वर में बोल पड़ा, मुझे भी बच्चे की उतनी ही चाहत है जितनी कि तुम्हें है, लेकिन ये बात और है कि मैं जता नहीं पाता। स्वरा ने अपना आंसू से सरोवर चेहरा उसकी ओर घुमाते हुए कहा, तो फिर मैं कब से कह रही हूँ कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं, तो तुम इसके लिए भी राजी क्यों नहीं होते हो? सूर्या ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें और कोशिश करनी चाहिए। स्वरा तड़पते हुए बोली, तो कोशिश करते रहो ना, मना किसने किया है? हो सकता है कि वह बच्चा ही हमारी जिंदगी में खुशियों में रंग भर दे, और उसके बाद यदि हमारा बच्चा भी हो गया तो हम उसे भी उतना ही प्यार दुलार देंगे। लेकिन जीवन में सकारात्मक रहने के लिए कोई तो कदम उठाओ। सूर्या से भी अब स्वरा की तड़प और नहीं देखी जा रही थी, इसलिए आखिरकार उसने भी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, मैं जल्दी ही बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करवा देता हूँ। स्वरा का मन हल्का हो गया और वह पति की मजबूत भुजाओं में अपना चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। कुछ ही महीनों में स्वरा और सूर्या ने मिलकर एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया। अब दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। सूर्या जब पत्नी के चेहरे की चमक देखता तो उसे अपने फैसले पर अफसोस नहीं होता था। स्वरा तो पहले से ही खूबसूरत थी, लेकिन बच्चे के आने के बाद खुशी के मारे वह अपनी उम्र से कई गुना छोटी दिखने लगी थी। जहाँ पहले वह दिन भर बिखरी बिखरी सी रहकर केवल मशीन की तरह काम निपटाती जाती थी, वहीं अब सुबह सवेरे नहा धोकर वह प्रसन्न मन से तैयार होकर एकदम तरोताजा सी दिखती थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसका उन्हें अंदेशा भी नहीं था। एक दिन स्वरा का बेटा शशांक स्कूल चला गया था। सूर्या भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। स्वरा अभी अपने ब्यूटी पार्लर में बैठी थी। फिलहाल कोई आया नहीं था, इसलिए वह मोबाइल की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुई थी कि तभी कोई भीतर आया। स्वरा ने सिर उठाकर देखा तो सामने एक मजबूत कदकाठी का चुस्त दुरुस्त इंसान काले कलर का गॉगल्स और भूरे रंग की जैकेट पहनकर खड़ा था। देखने से तो वो एकदम फिट लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि वह काफी उम्रदराज है। उस व्यक्ति ने बिना किसी भूमिका के कहना शुरू किया, सूर्या कहाँ है? स्वरा असमंजस भरे स्वर में बोली, जी आप कौन? उस व्यक्ति ने उत्तर देने की बजाय अपनी आंखों से चश्मा उतारकर अपनी जेब के हवाले करते हुए अगला सवाल उछाल दिया, तुम सूर्या की पत्नी हो ना? स्वरा ने व्यग्रता से पूछा, हाँ, लेकिन आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने सोफे पर पसरते हुए कहा, बहू मैं चेतन राम हूँ, सूर्या का पिता और तुम्हारा ससुर। स्वरा अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई और उसके मुंह से आश्चर्य मिश्रित स्वर निकला, क्या? स्वरा के चेहरे पर अविश्वास के भाव देखकर चेतन राम ने कहा,
बहू, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम सूर्या को बुला लो। स्वरा ने घबराहट में जल्दी ही सूर्या को फोन लगाकर बुला लिया। तब तक चेतन राम जी वहीं सोफे पर बैठकर मैगजीन के पन्ने पलटने में लगे रहे। स्वरा के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि इतने सालों तक ये कहाँ थे और अभी कहाँ से प्रकट हो गए। लेकिन वो चाहती थी कि सारी बातें सूर्या ही करे। जल्दी ही सूर्या आ गया। पिता को देखते ही वह सन्ने रह गया। पिता ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा तो सूर्या ने कठोर स्वर में कहा, रुक जाइए, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतने सालों पहले कहाँ चले गए थे। मुझे और माँ को अपने बेसहारा छोड़ दिया था। लोग क्या कहते हैं कि आप चोरी करके भाग गए थे। चेतन राम जी ने सिर झुकाए हुए कहा कि बेटा, तेरी माँ ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। वो मुझसे बहुत कलह करती थी। फिर उससे तंग आकर मैं नौकरी के सिलसिले में दुबई चला गया था और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि आज जाकर वापस आ पाया हूँ। मैं जीवन की रंगीनियों में खो गया था, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को देख नहीं पाया। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से तेरा पता ढूंढकर तेरे पास आया हूँ। जीवन में जो पल हमने खो दिए हैं उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं तुझे पिता का प्यार तो दे ही सकता हूँ। ऐसी भावुक कर देने वाली बातें सुनकर सूर्या का दिल पसीज गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बचपन से ही वह पिता के प्यार को तरसा हुआ था। उसने सब कुछ भुलाकर पिता को प्यार से अपना लिया और उन्हें अपने घर में रख लिया। स्वरा को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी सास तो हमेशा बताया करती थी कि उसके पति अच्छे इंसान नहीं थे और जब उन पर चोरी का आरोप लगा था तो वो घबरा कर घर से भाग गए थे। सूर्या को भी तो सारी बातें पता थी, लेकिन आज चेतन राम जी ने उसे ऐसी कहानियां सुना कर शीशे में उतार लिया था। पिता के प्यार में अंधा होकर सूर्या सच्चाई की तरह आंख उठाकर देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन स्वरा हमेशा सतर्क रहती थी। एक दिन स्वरा रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसके ससुर जी रसोई में आ गए और अजीब सी निगाहों से उसकी कमर को घूरने लगे। जैसे ही उन पर स्वरा की नज़र पड़ी तो वो सन्न रह गई। ससुर जी की घृणित नज़रें देखकर वो सोचने लगी कि अपराधी इंसान की मानसिकता ही विकृत हो जाती है। उसका मन गुस्से से भर आया, लेकिन ससुर जी को कुछ बोल नहीं पाई। ऐसे ही एक दिन वो शशांक को खाना खिलाने जा रही थी तो ससुर जी ने उसके हाथों से प्लेट लेते हुए कहा, लाओ बहू, शशांक को खाना मैं खिला देता हूँ। प्लेट लेते हुए उन्होंने जानबूझकर उसकी अंगुलियों को छू लिया। स्वरा चौंक गई, लेकिन उसके ससुर जी ने ऐसा दिखाया जैसे कि यह सब अनजाने में हुआ हो। स्वरा ने रात को एकांत में सूर्या से अपनी परेशानी बताई तो सूर्या ने उसे ही समझाते हुए कहा कि वह पापा है हमारे, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। पापा ऐसा कभी नहीं सोच सकते, तुम तो उसकी बेटी की जैसी हो। स्वरा मन ही मन सोचने लगी कि हाँ, मैं तो उनकी बेटी की तरह हूँ, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है यह तुम्हें क्या पता। वो मुझे अपनी बेटी माने तब ना। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सभी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन स्वरा दिन पर दिन ससुर जी की गंदी नज़रों की गहराई को समझने लगी थी। लेकिन चाहकर भी उनके विरोध में कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था और सूर्या उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन शाम को स्वरा रसोई में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी सूर्या का फोन आया। स्वरा के हाथों में आटा लगा था, इसलिए उसने फोन उठाया नहीं। तभी उसके ससुर जी रसोई में आए और कहने लगे कि अरे बहू, सूर्या का फोन आया था। वह कह रहा था कि तुम फोन नहीं उठा रही हो। उसने मुझे बताया कि उसकी कंपनी में कोई एडिट है, जिसकी वजह से आज रात को वह घर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसे ऑडिट की तैयारी करनी है। इतना कहकर वह कुटिल मुस्कान के साथ रसोई से बाहर चले गए। स्वरा थोड़ी घबरा गई कि आज उसे रात को अकेले में ऐसे इंसान के साथ एक घर में रहना था। स्वरा ने जल्दी जल्दी सबको डिनर करवा दिया और उसके बाद खुद कमरे में जाकर लेट गई। आज उसे घर के डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। बीच बीच में वो अपने पति को फोन भी लगा रही थी, लेकिन वह भी तो खुद ही काम में व्यस्त था, तो स्वरा से कितनी बातें करता। आखिरकार स्वरा का मन नहीं लगा तो उसने सोचा कि चलो आज शशांक के कमरे में ही सो लेती हूँ।
उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और शशांक के कमरे में सोने के लिए चली गई। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसका मोबाइल उसके कमरे में ही छूट गया था। उसने सोचा कि कहीं कोई ज़रूरी कॉल ना हो, इसलिए वह कॉल रिसीव करने के लिए अपने कमरे में गई। वहाँ जैसे ही उसने मोबाइल उठाया तो पीछे से उसके ससुर जी ने आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो हैरान रह गई क्योंकि उसके ससुर जी ही उसके मोबाइल पर फ़ोन कर रहे थे। स्वरा का दिल घबरा उठा, फिर भी उसने कठोर स्वर में कहा, ससुर जी ये क्या आप कर रहे हैं? ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन तुम मुझसे इतना रूखा व्यवहार क्यों करती हो? स्वरा की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। वो क्रोधित स्वर में बोली, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सूर्या को ये सब पता चला तो ये क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके ससुर जी ठहाका लगाकर हंसते हुए बोले, होगा क्या? मैं यहाँ रहूँगा तब ना। जैसे गांव में चोरी करने के बाद मैं इतने सालों के लिए गायब हो गया था, वैसे ही मैं यहाँ से भी भाग जाऊँगा। मुझे तो बस अपने मन की इच्छा पूरी करनी है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुबई में था? मैं दुबई में थोड़ी था। मैं तो पुलिस से बचता हुआ बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन मार्केट में सूर्या और तुम्हें देखकर मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन आलीशान जिंदगी के मज़े लिया जाए, और तुम तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। स्वरा गुस्से से कांपते हुए सब सुन रही थी। वो घृणित इंसान आगे बोला, मैं तो आवारा हूँ, मुझे कोई रोक पाया है भला? अब तो स्वरा की हालत खराब होने लगी थी। वो आगे बढ़ते हुए बोले, आज तो तुम्हारा पति भी घर पर नहीं है, आज तो मेरी मर्जी ही चलेगी। स्वरा का दिल ट्रेन की गति से भी तेज रफ्तार में धड़कने लगा था। ससुर जी की लालसा भरी निगाहें उसे घूर रही थी। फिर वो स्वरा की तरफ बढ़े और अगले ही पल स्वरा फुर्ती से वहां से हट गई। उसका मन तो कर रहा था कि वो उस हैवान का मुंह नोच ले, लेकिन फिलहाल वो ठंडे दिमाग से काम ले रही थी। उसने पास में पड़ा हुआ डंडा उठा लिया और मजबूत पकड़ के साथ ससुर जी के सामने फुफकारती हुई खड़ी हो गई। उसकी हिम्मत देखकर भी आज वो अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो आगे बढ़े, तब तक डंडे का एक मजबूत बार उनके बाएं कंधे पर पड़ा। वो दर्द से बिलबिला उठे। इसी बीच स्वरा को मौका मिल गया और वो भागकर कमरे से निकल गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर आकर उसने बिना डरे पुलिस को फ़ोन करके सारी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने चेतन राम को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही स्वरा ने सबूत के तौर पर अपने कमरे में छिपाए हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी। स्वरा के फ़ोन करने पर जब सूर्या घर आया तो उसे इस सारे घटनाक्रम का पता चला। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और स्वरा से माफ़ी मांगने लगा कि उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अगर आज स्वरा ने बहादुरी और सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था। स्वरा ने अपनी समझदारी से अकेले ही गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। दोस्तों, कुछ लोग जो अपराध की राह पर आगे बढ़ जाते हैं वो किसी रिश्ते की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में शारीरिक बल से अधिक हौसले का महत्व होता है। इसलिए कोई भी कठिनाई आए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।